बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जो है वो अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इन दिस लेक्चर, इन द प्रीवियस लेक्चर वी वर डिस्कसिंग समथिंग अबाउट कमर्शियल पेपर्स। हमने जो है वो कमर्शियल पेपर्स के कुछ एडवांटेजेस देखे थे, उनमें हम जो है वो कुछ फ़ायदे देखे थे कि इसमें क्या है। हमने देखा था कि इस पर जो है वो बिलो प्राइम रेट जो है वो अवेलेबल होते हैं बिकॉज ऑफ आवर credit worthiness, or because these firms, large firms, enjoy snobbish market status. So these are the stats you can see. In 1982 फाइनेंस को जो डायरेक्ट फाइनेंस वाले जो 3 मंथ पेपर थे, वो उनका जो आप कह लें कि एवरेज रेट था वो 11.23 है, और जो एवरेज प्राइम रेट है वो 14.83 है, 86 है सॉरी। तो इट मीन्स के जो फाइनेंस जो आप कह लें कि कमर्शियल पेपर्स थे फर्म्स को, जिनकी स्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, वो उनमें जो है वो आप कह लें कि प्राइम रेट से भी 3.6% कम, या आप कह लें कि 3.63 पॉइंट्स कम जो है वो रेट पे उनके लिए अवेलेबल थे। सो यू कैन सी थ्रू आउट द हिस्ट्री नॉर्मली 8.7 पे अगर हमें कमर्शियल पेपर में जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, लेकिन प्राइम रेट पे हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो इससे ज़्यादा है, 10.79 है। अब ये डिफरेंस देखेंगे तो somehow this was the highest difference के 3.63% कम पे में जो कमर्शियल पेपर में जो हमने इशू कर दी। हालांकि अगर हम प्राइम रेट पे भी हमें बैंक से लोन मिलता तो वो इससे हायर होता। तो 2007-8 में देखें जो हमारा 5% समथिंग पे है, और जो वो प्राइम रेट है वो 7% है, एंड सो ऑन ड्यूरिंग द होल पीरियड दैट हैव बीन ऑब्जर्व फ्रॉम 1982 टू 2009। हमेशा जो है वो कमर्शियल पेपर का जो रेट है वो प्राइम रेट से भी कम रहा है। तो जो कंपनी जो आप पहले के स्लाइड एंजॉय करती हैं, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज कंपनीज to become a part of this market, and they should apply for they should get loan from this commercial papers rather to get it from the banking sector. However, there are some also there are some limitations के जो इसमें होती हैं हमें कमर्शियल पेपर्स में, जो कि अगर वो बैंक से लोन लें तो शायद ना हो। Many lenders have become risk averse post a multitude of bankruptcies. तो इसमें एक हमें चीज़ जो आई है हमने देखी है इसमें कमर्शियल पेपर्स की लिमिटेशंस में, वो ये है कि बहुत सारी जो फर्म्स हैं जिसका आपने जो है वो इससे पहले भी कुछ केस स्टडीज पढ़ी होंगी, जैसे यूनाइटेड एयरलाइंस को देख लें, ग्लोबल क्रॉसिंग, एनरॉन और वर्ल्डकॉम जो है वो इस तरह की कंपनीज थी जो कि जिन्होंने कमर्शियल पेपर्स है वो बल्क में इश्यूज़ किए थे, और उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी थी। लेकिन हमने देखा है कि वो एक बेसिकली एक फाइनेंशियल स्कैम था। उन्होंने जो है वो ऑडिट रिपोर्ट्स को जो है वो ऑल्टर किया था, बहुत सारे जो है वो उन्होंने विंडो ड्रेसिंग की थी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जिसकी वजह से उन्होंने धड़ाधड़ जो है वो कमर्शियल पेपर इशू किए, लोगों ने उनको फाइनेंसिंग की, लेकिन एंड पे वो कंपनी जो है वो बैंकक्रप्ट हो गई। तो इट हैज़ काज्ड मैनी लेंडर्स इन द कमर्शियल पेपर्स मार्केट टू बिकम रिस्क अवर्स। तो इसकी वजह से बहुत सारे लेंडर्स हैं वो इस तरह के स्कैम्स की वजह से, एनरॉन, वर्ल्डकॉम, यूनाइटेड एयरलाइंस, केमार्ट, ग्लोबल क्रॉसिंग की वजह से जो है वो अब बहुत सारे इन्वेस्टर जो है वो कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट करने से जो है वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क लेवल ज़्यादा है। इसमें जो है वो बहुत सारे फर्म जो है वो फाइनेंशियल मैनिपुलेशन के वजह से, या पहले के अपने फाइनेंसिंग की विंडो ड्रेसिंग की वजह से जो है कमर्शियल पेपर्स लो इंटरेस्ट रेट पे इशू कर देते हैं, बट दे कांट पे बैक। हमने देखा है कि नॉर्मली जो एक सिर्फ एक टाइप है जो एसेट बैक कमर्शियल पेपर है, उसके अलावा जो फर्स्ट 2 टाइप्स हैं उसमें ये एक नॉन सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है। इसके बैक पे कोई भी कोलेटरल का नोटगेज नहीं होता है कि अगर फर्म जो है वो बैंकरप्ट हो जाती है तो लेंडर जो है वो कहीं से इसको अपना जो लॉस है उसको मिनिमाइज कर ले, इस तरह उसके लिए कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती है। इसके अलावा जी जो सेकंड चीज़ है इसमें वो है कि फार्म्स विद हाई क्वालिटी ऑफ, आप कह लें कि हाई क्वालिटी फार्म्स विद गुड क्रेडिट रेटिंग, एंड आप कह लें कि विद गुड क्रेडिट वर्दीनेस कैन आर द ओनली फर्म्स who can access this market, and the other firms that have poor credit rating quality and you can say their credit rating is downgraded है, they can't access this market। उनको क्योंकि उनकी credit rating कम है तो उनको low interest rate पे जो उनके कोई भी जो है फर्म कर्जा या कोई इन्वेस्टर को कर्जा प्रोवाइड नहीं करेगा। और समटाइम्स इस तरह भी होता है
कि कुछ कंपनीज ने जो है वो कमर्शियल पेपर्स इशू किए। हमने देखा कि रिस्ट्रक्चरिंग भी होती रहती है। उन्होंने अपने कमर्शियल पेपर इशू किए, लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम्स में उनकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो पुअर हो गई। तो उन्होंने जब कमर्शियल पेपर को रीडिंग करने के बाद आई कि उनको इंटरेस्ट रेट जो है वो पहले के दोबारा जो है वो उनके इन्वेस्टर्स ने जो है कमर्शियल पेपर जो है करने से इनकार कर दिया। फिर उनको अपने कमर्शियल पेपर्स को आल्टर करना पड़ा विद कॉस्टली बैंक लोन के साथ। तो आप कह सकते कि आपकी जो मनी अदर फैक्टर जो आपकी क्रेडिट रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इसमें, क्योंकि उसमें जो है वो आप जैसे आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो डाउन जाएगी तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपके कमर्शियल पेपर जो है वो बाय नहीं करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कमर्शियल पेपर्स, उनकी लिमिटेशन भी हमने देख ली है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज फॉरेन बोरोइंग। तो फॉरेन बोरोइंग क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेरिका हमने पहले भी देखा है कि बिकॉज ऑफ कह लें कि जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बैलेंस में जो है वो डेफिसिट की वजह से बहुत सारे जो अमेरिकन डॉलर्स है वो वर्ल्ड मार्केट में अवेलेबल है। और सेकंड रीजन इज दैट कि जो डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है, बहुत सारे कंट्रीज के पास जो वैसे भी जो है वो डॉलर में ट्रेड करते हैं, डॉलर्स अवेलेबल हैं। यहाँ बैंक्स ने एज ए रिजर्व जो है वो गोल्ड के बजाय डॉलर्स को रखा हुआ है। तो इन सिंपल वर्ड्स हमने देखा था कि जो लंदन है वहाँ जो है वो यूरो डॉलर के वो एक सेक्टर है यूरो डॉलर मार्केट का। ठीक है, यूरो डॉलर मार्केट में अगेन बता रहा था कि जो डॉलर्स का ऊपर अमेरिका जो उनकी डीलिंग होती है या करेंट बाइंग एंड सेलिंग होती है जिस भी मार्केट प्लेस पे, उसे हम जो है यूरो डॉलर मार्केट बोलते हैं। तो ये जो मेन मार्केट है ये लंदन में अवेलेबल है। सो फॉरेन बोरोइंग में क्या है कि नॉर्मली यूएस फर्म्स जो कि आप कह लें कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस में इंगेज हैं या कह लें कि लार्ज क्रेडिट वर्दी फर्म्स हैं, वो ये देखती हैं कि अगर उनको जो है वो अमेरिका में जो है वो डेट महंगा मिल रहा है और दूसरी मार्केट्स में वो डेट सस्ता मिल रहा है, तो वो दूसरी मार्केट से जो है वो डेट को जो है वो पिक कर लेती हैं और इस तरह से जो है उनको वो डेट कम इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल होता है। जिस तरह हमने पहले भी जो है वो डिस्कस किया था कि जो लंदन है, लाइबर, वहाँ पे जो हमेशा जो इंटरेस्ट रेट है वो प्राइम रेट से कम होता है। तो जिन कंपनीज की वहाँ लाइबर पे एक्सेस है और जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है या फिर क्रेडिट रेटिंग जो है वो अच्छी है, तो दे वुड प्रेफर कि वो जो है वो लाइबर से बाय करें रेदर देन कि वो अमेरिका से बाय करें और उनको जो है हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो पे करना पड़े। सेकेंड ऑप्शन इज दैट लेकिन नॉर्मली जो यूरो डॉलर लोन है ये शॉर्ट टर्म या इंटरमीडिएट टर्म के लिए अवेलेबल होते हैं। नॉर्मली जो आप आउट ऑफ द कंट्री जब आप बारो करते हैं आपको लॉन्ग टर्म से लोन जो है वो यूरो डॉलर मार्केट से बहुत कम अवेलेबल होता है। सो सेकंड इज दैट borrow from international banks in foreign currency। तो सेकंड एक ये है कि आप यूरो डॉलर लोन में जो है वो डील कर लें, लेकिन सेकंड ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आप जो है वो दूसरे जो कंट्रीज के बैंक्स हैं उनसे जो है वो उन्हीं कंट्री की करेंसी में जो है वो बारो कर लें। तो इस तरह का जो है वो बारविंग नॉर्मली तब होती है जब एक जो बिजनेस है उसकी जो है वो दूसरे कंट्रीज में सब्सिडरीज हैं, ब्रांचेज अवेलेबल हैं, उसको उसी जो कंट्री का जो है वो के अमाउंट जो कह लें कि करेंसी में पैसे चाहिए हैं। तो बजाय इसके कि डॉलर में जो है वो करेंसी को जो है वो बारो करे और उसके बाद जो है उसको उस करेंसी में जो है वो जो उसकी आप कह लें कि होस्ट कंट्री की करेंसी है उसमें कन्वर्ट करें तो वो डायरेक्टली उसी कंट्री करेंसी की जो है वो कंट्री की करेंसी में जो है वो बारो कर लेते हैं। लेट्स से अगर एक जो कंपनी है नेस्ले हम कह लेते हैं, ठीक है, यूनिलीवर हम कह लेते हैं कि वो अमेरिका की कंपनी है, तो उसने यूनिलीवर पाकिस्तान है, अगर उसको पाकिस्तान के ऑपरेशन में जो पैसों की ज़रूरत है तो क्या करेंगे कि वो पाकिस्तानी रुपये में जो है वो लोन जो है वो इधर से ले लेंगे और उसी में जो है वो इसको इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन जब नॉर्मली अब देखें उन्होंने इस तरह की कंपनीज ने करना क्या होता है कि अपनी जितनी भी सेविंग्स हैं या आप कह लें कि जितनी भी आपके जो अमाउंट आपने जो है वो प्रॉफिट्स अर्न करते हैं एट द एंड उन्होंने वो अपने होम जो अब कह लें कि कंट्री है जिस तरह अमेरिका है अगर, तो उसमें बेचनी होती हैं। तो अगर वो इधर से जो है वो रुपये में जो है वो कर्जा ले लेते हैं और जब उनको वापस करना है तो ऑफकोर्स उनके पास जो है वो उनके होम कंट्री में डॉलर्स अवेलेबल हैं, तो डॉलर्स को उन्होंने रुपये में कन्वर्ट करवाना है और फिर जो है वो उन्होंने पे बैक करना है। तो इसमें एक करेंसी रिस्क आ जाता है।
लेट्स से अगर जब उन्होंने लिया था कर्जा तो डॉलर चाहे वो $1 के अगेंस्ट चाहे वो आप कहें फिर ₹5 चाहे वो ₹163 थे, ठीक है। और उसके बाद अगर ₹5 जो है वो एप्रिसिएट हो जाता है जस्ट इन केस, तो फिर क्या होगा कि अब उनको मज़ीद ज़्यादा डॉलर चाहिए होंगे जो उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट बारो किया उसको पे करने के लिए, प्लस उनको इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ेगा। एंड देयर इज अ वाइस वर्सा कि अगर जो है वो ₹5 है वो डेप्रिसिएट हो जाता है तो उनको कम डॉलर चाहिए अब जो है वो अपना लोन पे बैक करने के। बट इस तरह के जब दो डिफरेंट करेंसी में जो है वो डील करते हैं तो इसे हम बोलते हैं फॉरेन करेंसी रिस्क। तो फॉरेन कंट्री से आप जब बाय करते हैं फॉरेन करेंसी में तो आपको जो है वो ये करेंसी रिस्क जो है उसको बियर करना पड़ता है। लेकिन इस करेंसी रिस्क को हेज करने के भी डिफरेंट वेज हैं, इनको हम देखेंगे। लेकिन अभी हम जो है वो एक जस्ट आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा मैकडॉनल्ड्स की इस तरह की बार्गेनिंग से रिलेटेड उन्होंने जो है हमारे साथ शेयर किए। तो अगर हम उसको देखें, McDonald's with its wide spread international operations borrow money in many currencies। अब देखें एट द एंड ऑफ 2009 उन्होंने जो वो मैकडोनल्ड्स के स्टैंड दिए, इट हैज borrowed $6 billion इन द यूनाइटेड स्टेट, 1.6 बिलियन यूरोज, ये यूरो में उन्होंने जो है वो कर्जा लिया। इट मीन्स कि यहाँ उनको जो है वो करेंसी रिस्क भी करना पड़ेगा। 720 मिलियन ब्रिटिश पाउंड, 1 बिलियन जापानीज। They also had loans of 1.2 billion in other currencies। तो और बहुत सारी करेंसी क्वाइट पॉसिबल वो जो वो दिरहम में हो सकते हैं, रियाल में हो सकते हैं, पाक रुपीज में हो सकते हैं, पहले के चाइनीज युआन हो सकता है, और भी कोई भी करेंसी में के में जो है वो लोन लिया है। प्राइमरली जो 1.2 बिलियन की करेंसी है इनमें जो है वो स्विस फ्रैंक, चाइनीज रेंबे, साउथ कोरियन वॉन एंड सिंगापुर डॉलर्स में जो लोन लिया। इट मींस कि आप कह लें कि उन्होंने लार्ज पूल ऑफ बोरोइंग की है, या आप सिंपली कह लें कि जहाँ जहाँ उनके ऑपरेशन है उन्होंने वहाँ की लोकल करेंसीज में जो है वो बोरोइंग की है। तो द कंपनी हैड फॉरेन डेट ऑफ $4.5 बिलियन और उनका जो अमेरिकन डेट है वो $6 बिलियन है। तो यू कैन से ऑलमोस्ट 43% ऑफ देयर टोटल डेट जो है वो फॉरेन करेंसी में है। This example illustrates that the financial markets have become more international and so must financial managers. This is the point. मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ उस ग्रुप में कि जो अब फाइनेंशियल, बिकॉज हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजर के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं कि उसने इन चीज़ों को किस तरह से मैनेज करके चल रहा है। हमने देखा है कि जो इंटरनेशनली बिजनेसेस हैं या कह लें कि फाइनेंस है वो बहुत कम्प्लेक्स हो चुकी है, ठीक है। वो आप कह लें कि क्रॉस द बॉर्डर उस पर जो है आपके पास जो है वो एक्सेस है फाइनेंस अटेन करने की। तो फाइनेंशियल मैनेजर्स को भी अब जो है वो यही चाहिए कि वो भी ज़्यादा इंटरनेशनल हो जाए, उनको जो है वो ज़्यादा एक्सपोजर होना चाहिए कि वो अपने बिजनेस को जो है वो अकॉर्डिंगली मैनेज कर सके। अब देखें लेट्स से अगर उन्होंने 1.1 बिलियन जापानीज अगर उन्होंने बोरो किया है तो इट मीन्स कि अब अगर जापानीज येन जो है वो एप्रिसिएट हो जाता है तो अब उनको जो है वो पहले से ज़्यादा डॉलर्स पे करने पड़ेंगे ये लोन चुकाने के लिए। और अगर ये जो है वो जापानीज येन डेप्रिसिएट हो जाता है तो अब उनको जो है पहले से कम डॉलर जो है वो पे करने पड़ेंगे ये 1 बिलियन का लोन जो है वो पे ऑफ करने के लिए। तो इट मीन्स कि इस तरह की जो कंपनीज हैं जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज होती हैं उनको जो है वो जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं उनका भी एक्सपोजर ब्रॉड होना चाहिए। और फिर उन्होंने जो है वो जब फॉरेन में बोरोइंग करनी है तो फ्यूचर्स जो है वो देखना है कि फ्यूचर में इस करेंसी की जो है वो आप कह लें कि एप्रिसिएट होने के ज़्यादा चांसेस हैं या फिर डेप्रिसिएट होने के चांसेस हैं। और अगर जो है वो एप्रिसिएट होने के चांसेस है तो किस लिमिट तक हमें जो है वो कितना लोन लेना चाहिए जो कि हमें जो है वो पे ऑफ करने में किसी भी किस्म की जो मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो फर्दर हम जो फॉरेन करेंसी रिस्क इसके जो एक कंसर्न फैक्टर है उसमें ज़्यादा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। अभी हम जो इसको यहीं तक जो डिस्कस करते हैं। और इसके ये हमने देख लिया कि बोरोइंग फर्म में भी सफर करेंसी रिस्क हो सकता है। और नॉर्मली क्या होता है थ्रू फॉरेन सब्सिडियरी
which converts foreign currency into dollars and send to the parent company. Sometimes ये भी हो सकता है, this is also an opportunity for the companies के जो जिस तरह मैंने यूनिलीवर की बात किया, तो यूनिलीवर जो है पाकिस्तान जो है, अगर पाकिस्तान में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो है और पाकिस्तान करेंसी के जस्ट फॉर एग्जांपल फ्यूचर में जो एप्रिशिएट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, तो जो यूनिलीवर पाकिस्तान वो जो पेरेंट यूनिलीवर पेरेंट कंपनी है यूएसए में से, अगर उनको जो है वो फंडिंग की ज़रूरत है, प्राइम रेट बहुत अप है और पाकिस्तान में पहले के जो इंटरेस्ट रेट बहुत लो है, तो यूनिलीवर पाकिस्तान ये कर सकते हैं कि वो यहाँ से पाकिस्तान से जो है वो पाकिस्तान रुपये में कर्जा ले और उसको डॉलर में कन्वर्ट करके जो है वो अपनी पेरेंट कंपनी को अमेरिका में जब भेज दे ताकि वो उधर अपनी ज़रूरियात पूरी करें, और जब वो उस ज़रूरत को पूरी कर लें तो उसमें से जो अर्निंग करें उस अर्निंग को जो है वापस पाकिस्तान में भेज के जो अपने लोन को जो है वो पे ऑफ कर सकते हैं. So this is also an opportunity if you are engaged in the international business. So use of collateral in short-term financing. Next topic is use of collateral in short-term financing. तो collateral क्या होता है? Of course कोई ना कोई आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है फाइनेंसिंग को अटेन करने के लिए. जिस तरह हमने देखा है कि जो है वो हमने बात की थी कमर्शियल पेपर्स की, तो उसमें भी एक टाइप जो हमारी जो एसेट बैक्ड फाइनेंसिंग वाली थी, एसेट बैक्ड फाइनेंशियल वो कमर्शियल पेपर्स, वो यही था कि हर जो फर्म है वो क्या चाहती है कि उसको लोन मिले, वो बारो करे, लेकिन वो अनसिक्योर्ड हो, उसके बैक से कोई भी अपना एसेट्स और प्लेज ना करवाना पड़े. बट हर फर्म इस तरह नहीं कर सकती है कि हर फर्म की जो क्रेडिट रेटिंग है, या कह लें कि क्रेडिट वर्थिनेस है, या कह लें कि साइज ऑफ बिजनेस है, या कह लें कि बिजनेस में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं तो वो विदाउट कोलैटरल जो लोन सिक्योर कर सकें. तो ऑफकोर्स जिन कंपनीज की जो क्रेडिट रेटिंग थोड़ी सी जो है वो आप कह लें कि लो होती है, या आप कह लें कि क्रेडिट स्टैंडिंग जो है वो होती है, तो ऑफकोर्स अपना कोई ना कोई जो है वो सर्टेन एसेट प्लेज करवाना पड़ता है और उस प्लेज के अगेंस्ट ही उनको जो है वो लोन मिलता है. तो कोलैटरल सिंपली ये है कि अपने को अपना एसेट जो है वो प्लेज करवाना है, जो आपका इन्वेस्टर है उसका रिस्क को कम करना है कि वो ये ना हो कि अगर आप जो लोन पे ऑफ नहीं करते तो उसके पास उसको जो है वो कवर अप करने का कोई दूसरा रास्ता ना हो. अगर आपने अपना एसेट प्लेज करवाया है तो अगर आप टाइम से लोन पे नहीं करते हैं तो ऑफकोर्स वो उस एसेट को जो है वो सोल्ड आउट करके अपना जो है वो लॉसेस को कम कर सकता है. सो secured credit arrangement might help the borrower obtain funds that would otherwise be unavailable. तो ये उसी सूरत में होगा. कोलैटरल वाला जो सीन है, एक फर्म को जो है कोलैटरल के बगैर लोन नहीं मिल रहा है, वो कोलैटरल प्रोवाइड करेंगे और उसके अगेंस्ट उनको जो है वो लोन मिल जाएगा, वो उसको जो है वो अपने बिजनेस नीड्स को जो है वो पूरी कर लेंगे. सो इन एनी लोन द लैंडर्स, जो लैंडर होता है जो आपके पैसे देने वाला है, उसका जो प्राइम जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि ये जिसको मैं पैसे दे रहा हूँ बारबर जो है उसकी इतनी कैपेसिटी हो, उसके इतने कैश फ्लोज हों, उसके इतने सफिशिएंट कैश फ्लोज हों कि जब लोन को पे बैक करने की बारी आए तो उसको इजीली पे ऑफ कर दें. लेकिन ऑफ कोर्स लैंडर्स को पता होता है कि हर बिजनेस की जो है वो इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इजीली अपने लोन को पे ऑफ कर ले. तो इसलिए वो कुछ लैंडर्स हैं स्ट्रिक्टली इस गाइडलाइन पे चलते हैं कि अगर आप मेरे को कोलैटरल देंगे तो हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, अगर आप जो है कोलैटरल नहीं देंगे तो आपको जो है वो कोलैटरल जो लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे. तो ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलैटरल्स. आप अपने बिजनेस में किसी भी जो है वो मेन एसेट को जो है वो कोलैटरल जो है वो रखवा सकते हैं. आप अपनी मशीनरी को, आप अपनी लैंड को, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं. कोलैटरल बेसिकली मूवेबल जो है वो ज़्यादा प्रॉपर्टी में आ जाते हैं. लेकिन सिंपली से जो फाइनेंस कंपनी है जो आपको लोन प्रोवाइड कर रही है, इन रियल सेंस उसको जो है वो कोलैटरल को बेच के उसको सेल करके उससे पैसे कमाने से कोई ताल्लुक नहीं होता है, उसका उससे कोई लेन देन नहीं होता है और ना ही वो ये चाहते हैं. ठीक है. तो जस्ट एक आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं. अगर लेसे जो है वो उनको जो है वो एक गाड़ी कोलैटरल प्रोवाइड कर दी गई है, तो अब उनका जहन ये नहीं होता कि जब ये इस लोन की एक्सपायरी आएगी तो मैं ये गाड़ी बेच के अपने पैसे रिकवर कर लूँगा. इट्स अ हेक्टिक प्रोसेस. वो तो फाइनेंस में डील कर रहे हैं, उनको अपने कुछ पर्सनल हायर करना पड़ेंगे, वो जाएंगे, वो उस फॉर्म से गाड़ी एक्वायर करेंगे, फिर उस गाड़ी को जो सेल करने के जो है वो सारे इंतजाम करेंगे कि पता नहीं वो किस रेट पे सेल होती है या नहीं है. ठीक है.
तो ये किसी बैंक का प्राइम जो है फोकस वो यही होता है कि चाहे वो आप कह लें जिस तरह के एसेट्स जो कलेक्टिव करते हैं इनको प्रोसेस करें फिर उनको सेल करें, तो जस्ट एक अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है वो करते हैं। अदरवाइज उनका जो प्राइम फोकस यही होता है कि बंदे को पता होगा कि इस मेरे लोन के अगेंस्ट मैंने अपना प्लान जो है प्लेज करवाया हुआ है, मुझे ये लोन हर सूरत में पे ऑफ करना है, अदरवाइज मेरा ये एसेट जो है वो सोल्ड आउट हो जाएगा। तो देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एसेट्स दैट कैन बी प्लेज्ड, लेकिन जब हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की जब बात कर रहे हैं तो एक आपके लिए न्यू कंसेप्ट होगा कि देयर आर टू एसेट्स दैट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व in like providing a base for the collection. One is the account receivable and the other one is your inventory. So अगर हम वो अमेरिका की बात करें, मीन्स के अकाउंट रिसीवेबल किसी भी एक फर्म के लिए एसेट होता है और इस तरह उसकी जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री माइट बी पॉसिबल वो उसकी चाहे रॉ मटेरियल भी इन्वेंट्री हो सकता है, उसकी फिनिश गुड भी इन्वेंट्री हो सकती है, उसकी गुड इन प्रोसेस भी चाहे वो इन्वेंट्री हो सकती है। तो जो अगर हम अगेन अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उन्होंने जो है वो क्या किया है कि दे हैव अडॉप्टेड द यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड, जिसे कहते हैं यूसीसी, व्हिच स्टैंडर्डाइज एंड सिंप्लीफाई द प्रोसीजर फॉर एस्टैब्लिशिंग सिक्योरिटी ऑन अ लोन। तो कोई भी आपने कर्जा लेना है उसको जो है वो सिंपल करने के लिए उसमें जो है पूरा एसओपी दिए हुए हैं कि किस तरह से आप जो है वो लोन जो है वो अटेन कर सकते हैं, पूरे प्रोसीजर उसमें बताया गया है। तो हम अब जबकि डिस्कस कर रहे हैं कि अगर किसी फर्म ने, सबसे पहले तो हमने जो है वो कमर्शियल पेपर देखा कि उसमें जो है वो कोलेटरल प्रोवाइड करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती है, और लेकिन हमने फिर देखा कि जो फर्म जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है वो इस तरह से जो है लोन अटेन नहीं कर सकती हैं, तो उनको कोई ना कोई कोलेटरल प्रोवाइड करना पड़ता है। और जब कोलेटरल प्रोवाइड करना पड़ता है तो हमने देखा कि दो चीज़ें जो है बड़ा इजीली उसको जो है कोलेटरल प्रोवाइड कर सकते हैं। एक जो है वो अकाउंट रिसीवेबल है, उनका एसेट होता है, और दूसरा जो है वो अपने इन्वेंट्री को भी एज ए जो है वो कोलेटरल प्रोवाइड कर सकते हैं। तब हम देखेंगे सबसे पहले कि अकाउंट रिसीवेबल को वो किस तरह से एज ए कोलेटरल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इट इंक्लूड्स प्लेजिंग अकाउंट रिसीवेबल, कि आप अपने जो है अकाउंट रिसीवेबल पे जो है वो एक्सेस दे देते हैं, जो है वो आपका लेंडर है उसे कि लेट से मेरे पास जो वो ये 10 लाख के अकाउंट रिसीवेबल है, मैंने लोगों से जब अभी 3 महीनों में 10 लाख रुपये लेना है या अगले 1 महीने में 10 लाख रुपये देना है, इसके अगेंस्ट आप मुझे लोन दे दें, अगर मैं ये लोन पे ऑफ ना करूँ तो अकाउंट रिसीवेबल से जो है वो कहने के पेमेंट्स रिसीव होंगी वो आपकी होंगी। ठीक है, सो ये तो एक सिंपल सा वे हो गया, बट हाउ इट वर्क्स। Accounts receivable financing may include pledging accounts receivable as collateral for a loan or an outright sale factoring of receivables. तो सेल फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल्स क्या होती है, ठीक है, इसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। चलो हम इस लेक्चर को जो है वो यहीं पे जो है वो स्टार्ट करेंगे और देन वी विल कंप्लीट आवर लेक्चर।